को कवर करता हुआ चलेगा। ठीक है ना। चलो देखो आगे। तो पहला प्रश्न है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग देखो, हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होने वाली प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया। और इसे किस लैंग्वेज में जानते हैं? अधिनियमित कह दो, अधिनियमित करना, आत्मर्पित कह दो, आत्मर्पित करना, और क्या कह दो? अंगीकृत करना, अंगीकृत करना। ये शब्दावली सब एक ही है, यानी इसी अर्थ में है, सबका अर्थ अलग अलग है, लेकिन किसके संदर्भ में? ये 26 नवंबर 1949 के संदर्भ में है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग से शुरू होने वाली जो हमारी प्रस्तावना है, उसके अनुसार संविधान को कब अपनाया? तो संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949। और अन्य डेट पर अगर हम विचार करें तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया संविधान सभा के द्वारा। ये 22 जुलाई 1947 वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद 15 अगस्त देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 दो बड़े प्रावधान इस डेट पर हुए। सबसे पहला काम तो क्या हुआ? सबसे पहला प्रावधान हुआ कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को ही देश को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र घोषित किया गया क्योंकि इसी दिन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रपति पद की यानी निर्वाचित राष्ट्रपति पद की पहली बार शपथ ली गई, और इस कारण 26 जनवरी को गणतंत्र घोषित किया गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यानी हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। इसीलिए भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्ट किसे कहा जाता है? भाग 3 को, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन के द्वारा मौलिक अधिकारों के तौर पर वहां के कृषकों को 1215 ईस्वी में कुछ अधिकार पत्र दिया था जिसे मैग्ना कार्ट कहते थे। तो उसी मैग्ना कार्ट की तुलना हमारे भाग 3 से की गई है, इसीलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अमेरिका से और भी अच्छे अच्छे प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है। मौलिक अधिकारों के अलावा यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता ली गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग सिस्टम लिया गया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका से प्रेरित है, विशेषकर मौलिक अधिकार और एक न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये अमेरिका से प्रेरित है। ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया, संसदीय शासन ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान यहां से लिया गया, एकल नागरिकता। इसके अलावा महान्यायवादी का पद है, नियंत्रक एवं मालिक का परीक्षक का पद है, बहुल मतदान प्रणाली का सिस्टम है। ये सब कहां से प्रेरित है? ब्रिटेन से प्रेरित है। उसके बाद आयरलैंड से आ जाइए। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व वेरी इंपॉर्टेंट। और बचा आगे कौन सा? कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है?
एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा से ली है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, संघात्मक शासन या संघीय शासन में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। एक ही संविधान में दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। ऐसी व्यवस्था को हम कौन सा शासन कहते हैं? संघात्मक। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहां से ली गई है, आंसर होगा अमेरिका से। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलो अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है? यानी न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 26, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद से सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होती है? बताइए, आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 13। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका को कोई भी आदेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन इनकी समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत, जिसे आपको पढ़ाया गया था ना, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या पढ़ाया गया था? न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा डायरेक्ट कहीं भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली न्यायिक पुनरावलोकन को कहां देखा जा सकता है? अनुच्छेद 13 में। यानी कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध हो। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है या कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया जाता है जो संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, तो अनुच्छेद 13 के तहत उन पर न्यायिक पुनरावलोकन के तहत उनकी समीक्षा या उनकी न्यायिक जांच करने का अधिकार है। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। आपको पता होना चाहिए उपरोक्त सभी कैसे लगा दिया आपने। एक सीधा अनुच्छेद ऐसा दिख रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। कौन सा? ये किसका अधिकार क्षेत्र है? हाई कोर्ट का है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट सुनवाई करता है? 226। और अनुच्छेद 32 के तहत कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो फिर उपरोक्त सभी का तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय को, तो यहां तो हाई कोर्ट को है। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13। जानबूझ के ऐसा प्रश्न दिया गया था और सभी कंफ्यूज हुए हैं। बताइए ईमानदारी से, किसको पता था यह प्रश्न कि अनुच्छेद 13 इसका राइट आंसर है? सर बस एक टेक्निकल प्रश्न है, दिख इजी रहा है लेकिन रियल में अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन के हिसाब से अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायिक समीक्षा का, जिसे अपन न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन मैंने आपको अच्छे से समझाया था। चलो बताओ, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहां से ली गई थी? कौन से देश से? अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से ली गई है। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन के लिए डायरेक्ट कोई अनुच्छेद नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन को थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश इनडायरेक्टली कहां पे की है? अनुच्छेद 13 पे। क्या लिखा हुआ है? संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के विरुद्ध हो। अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो न्यायालय उसकी क्या कर सकता है? न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है, और यदि वास्तव में संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय से कानूनों को रद्द या गैर कानूनी भी घोषित कर सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अनुच्छेद 226 बता दिया किसका अधिकार क्षेत्र ही है? हाई कोर्ट का। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुनवाई का अधिकार उच्च न्यायालय को कौन से अनुच्छेद के तहत है? 226। 13 का बता दिया। अनुच्छेद 32 किससे रिलेटेड है? ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। मौलिक अधिकारों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का जो एकाधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत है, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो 5 प्रकार की रिट पावर जारी करने का अधिकार है, दोनों को, हाई कोर्ट को भी और सर्वोच्च न्यायालय को भी, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है।
सुनवाई का अधिकार अलग अलग है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट पावर कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। क्लियर? क्या बचा? उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इसको अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है? आपको याद है हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, और 6 मौलिक अधिकारों का क्रमशः आपको याद होना जरूरी है, यानी क्रम से। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार ही कौन सा आता है? समानता का, समानता व समता का अधिकार। और समता या समानता का जो अधिकार है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 14 से 18। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, अनुच्छेद 12 से 13, तो 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, यानी अनुच्छेद 12 में राज्य के संदर्भ में परिभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन, इनडायरेक्टली न्यायिक पुनरावलोकन, इस प्रकार से अनुच्छेद 12 और 13। इसके बाद 19 से 22, ये कौन सा मौलिक अधिकार है हमारा? स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। इसके अलावा कौन सा बचा? 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में पूछा गया है किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है या वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 19। अपने आप में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। वर्तमान में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो सबसे बड़ा आर्टिकल है स्वतंत्रताओं के हिसाब से। इसके बाद अगर हम बात करें, और अनुच्छेद 19 में भी कौन सा आएगा? 19 स्पष्ट। अगर 19 के अंदर भी जाएं कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख, अनुच्छेद 19 में भी किसका भाग है? 19 स्पष्ट का भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 19 स्पष्ट का है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 14 की, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि हमारा संविधान देश में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वर्ण, नस्ल, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है? लोक नियोजन में सबको समान अवसर होंगे। सरकारी जॉब में, लोक नियोजन में सबके लिए बराबर अवसर होंगे। किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जिसमें स्वतंत्रता का उल्लेख है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण व देहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार सम्मिलित है अनुच्छेद 21 में। इस प्रकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 19 में भी किसका भाग है? 19 स्पष्ट का भाग है। क्लियर? हाँ, ध्यान रखना। वर्तमान में जैसे मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस जिसे अपन कहते हैं, पेपर, न्यूज चैनल, सब इसी का उदाहरण है। मीडिया की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख डायरेक्ट किसी भी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के तौर पर वर्णन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की स्वतंत्रता को किसका भाग माना? 19 स्पष्ट का भाग माना। अर्थात ये भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। मीडिया, समझ रहे हो? मीडिया भी या प्रेस, अखबार वगैरह, ये न्यूज चैनल जो भी है, ये सब किसके अंतर्गत अपनी वाणी व्यक्त कर रहे हैं? विचार अभिव्यक्ति के तहत। तो मूल रूप से मीडिया की स्वतंत्रता का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन वर्तमान में
इनको अनुच्छेद 19 स्पष्ट का क्या माना, हिस्सा माना सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, जिसे और क्या कहते हैं अपन, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध कह दो या बाल मजदूरी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किसमें आएगा, आर्टिकल 24 इसका आंसर होगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य पर नहीं लगाया जाएगा जहां उनके जीवन के साथ क्या हो, रिस्क हो। तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 24, यानी 6 से 14 साल तक के, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कोई भी जोखिम भरा कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में कार्य नहीं करवा सकते, क्योंकि बाल श्रम पर अब इस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और वैसे भी आपको याद है कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें 21 का नया आर्टिकल जोड़कर इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। शिक्षा को क्या बना दिया, मूल अधिकार बना दिया। अर्थात इसमें वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अब अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में अनुच्छेद 21 के अंदर संशोधन करके इसे बच्चों का अब क्या बना दिया, मौलिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो 14 वर्ष तक के बच्चों से आप कोई कार्य जोखिम भरा नहीं करवा सकते, अर्थात बाल श्रम पर प्रतिबंध है। और अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अनुच्छेद 21 में नया उपबंध जोड़ के 21 का में उन्हें शिक्षा के अधिकार से जोड़ दिया। क्लियर है। उसके बाद में अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक से जोर जबरदस्ती, डरा के, धमका के, बिना वेतन के समय से ज्यादा मजदूरी या कार्य नहीं करवाया जा सकता, जिसे कहा गया है ब्लात श्रम पर प्रतिबंध। ब्लात श्रम पर प्रतिबंध, इसका वर्णन आर्टिकल 23 में है। ब्लात श्रम से मतलब है किसी भी नागरिक से आप जोर जबरदस्ती, डरा के, धमका के, बंधक बना के कोई कार्य नहीं करवा सकते। हाल ही में राजस्थान में प्रचलित रही हालिया सागड़ी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है, वो अनुच्छेद 23 को आधार बनाकर ही किया गया है। नेक्स्ट है आपके आर्टिकल 25, ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। कोई भी नागरिक अंतःकरण से, दिल से, मन से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी धर्म अपना सकता है, धार्मिक आचरण, ये आर्टिकल 25 में उल्लेख है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपातकाल में या आपातकाल के समय किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि आपातकाल में, यानी देश में अगर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में व्यवस्थाओं के लिए राष्ट्रपति को यह मौलिक अधिकार प्राप्त होता है कि वह मौलिक अधिकारों को उस समय निलंबित कर सकता है। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होता, अनुच्छेद 20 और 21, ये दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका आपातकाल में भी निलंबन नहीं होगा। तो इनमें से ऑप्शन में कौन सा है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे दो हमारे मौलिक अधिकार है जिनका आपातकाल में भी निलंबन नहीं होता, या राष्ट्रपति उन्हें निलंबित नहीं कर सकते। दो तो रहेंगे, बाकी को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 समझा दिया, विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता है, कानून की नजरों में सब बराबर है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं के अधिकार के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है,
उसके बाद में सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, आजीविका की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 32 समझा दिया है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत ही व्यक्ति या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 32 के तहत जो सुनवाई का अधिकार है वह किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में ही, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग और भी कहें तो मूल निवास स्थान, रंग, रूप, वर्ण, नस्ल, बहुत सारी चीजें हैं, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में यही लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, नस्ल, मूल स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष सब समान होंगे। विधि के समक्ष क्या होंगे? सब समान होंगे, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून का समान संरक्षण होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 16, वही लोक नियोजन में सबके लिए अवसर की क्या होगी? समानता होगी, अर्थात राज्य इनके आधार पे लोक नियोजन में यानी सरकारी सेवाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 जिसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी धर्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाती है परंतु न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय यानी कि लागू नहीं है? ऐसी कौन सी विशेषता है भारतीय संविधान में जो उसको एक लोक कल्याणकारी आदर्श राज्य बनाती है लेकिन वह न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना। क्या होगा आंसर? क्या आंसर होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको बताया गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति कैसी होती है? लोक कल्याणकारी। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है और भाग 4 में भी अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां के संविधान से प्रेरित है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इनकी जो प्रकृति है ना वो लोक कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी है। और परंतु इन्हें न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब अगर इनका पालन सरकार नहीं करती है तो इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 37 में यही है। अनुच्छेद 36 में तो परिभाषा है और अनुच्छेद 37 में यही लिखा हुआ है, लिखवाया गया है आपको कि ये न्याय योग्य नहीं है, यह न्याय या वाद योग्य नहीं है। यानी मौलिक अधिकारों की तरह इनकी प्रकृति नकारात्मक नहीं है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन इनका पालन राज्य की तरफ से नहीं होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। मौलिक अधिकारों में
और नीति निर्देशक सिद्धांतों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और इसके बाद में ये नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति तो बिल्कुल कैसी है, नकारात्मक, यानी राज्य के विरुद्ध है ये, अर्थात इनका हनन होने पर हम अदालत की शरण ले सकते हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, ये भी न्याय योग्य नहीं है, पर इनकी प्रकृति लोक कल्याणकारी नहीं है, बल्कि ये क्या है, आदर्श है। हमें देश के द्वारा बताए गए या राज्य द्वारा या संविधान में जो भी हमारे कर्तव्य वर्णित हैं, तो उनका पालन करना हमारा एक नैतिक धर्म है, हालांकि यहां भी बाध्यकारी नहीं है। मौलिक कर्तव्य भी न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना तो संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण सार है प्रस्तावना संविधान का, उस पर भी चर्चा आगे होगी। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है, एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सरकार प्रयास करेगी, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार ने पूरी कोशिश की और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नीति निर्देशक तत्वों को लोक कल्याण के संदर्भ में प्रभावी बनाया जाए। कई बार मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में एक विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। कई बार सरकार ने क्या किया, नीति निर्देशक तत्वों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा प्राथमिकता दी है सरकार ने। किसको, नीति निर्देशक तत्वों को। कई बार इनमें टकराव देखने को मिला। क्या देखने को मिला, टकराव देखने को मिला। और सबसे बड़ा टकराव किस नाम से जाना गया था, सुप्रीम कोर्ट में, जब मौलिक अधिकारों का टकराव सरकार का नीति निर्देशक तत्वों से हुआ, तो सरकार ज्यादा प्राथमिकता दे रही है किसको, नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, तो ऐसा एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसे जाना गया था किस नाम से, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा था, क्या कहा था, कि सरकार इन दोनों में सामंजस्य बिठाएं, किनमें, मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य बिठाएं। ये एक दूसरे के पूरक है, एक नहीं है, दोनों क्या है, पूरक है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी मौलिक अधिकार अलग चीज है, नीति निर्देशक तत्व अलग चीज है। लेकिन टकराव की स्थिति में सरकार इनमें क्या करे, सामंजस्य बैठाए। जबकि सरकार ज्यादा प्राथमिकता किसको दे रही है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को, कि यदि इनको लागू करने के लिए हमें मौलिक अधिकारों में कोई कमी करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों में कमी करने का मतलब इनका हनन है, तो व्यक्ति न्यायालय में जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। अब सरकार यहां अपनी पैरवी कर रही है कि मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या फिर नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याण के उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। तो कई बार इनमें टकराव भी देखने को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व अलग अलग चीज है, पर सरकार इनमें क्या करें, सामंजस्य बैठाए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना वेतन के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं बेगार। अगर कोई आपको बिना वेतन के लिए कोई भी श्रम करने के लिए मजबूर कर रहा है, बाध्य कर रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बेगार। बिना वेतन के कार्य करने पर कोई आपको मजबूर करे तो इसे क्या कहते हैं, बेगार कहते हैं। तो ध्यान दो, किस अनुच्छेद में वर्णन है कि बिना वेतन के कार्य नहीं करवाया जा सकता, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 23। बलात् श्रम पर प्रतिबंध, जोर जबरदस्ती, डरा के, धमका के, बंधक बना के, बिना वेतन के समय से ज्यादा कोई व्यक्ति अब कार्य नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 के तहत उसका ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और इसके अलावा अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का निवारण से रिलेटेड है, अस्पृश्यता या छुआछूत पर प्रतिबंध, अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम पर प्रतिबंध से रिलेटेड है, बाल श्रम पर प्रतिबंध। और लास्ट है अनुच्छेद 19 जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, अर्थात 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है।